हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अच्छे से तैयारी की थी, अच्छे मार्क्स लाए थे, उम्मीद है इस बार भी आप ऐसे ही मार्क्स लाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में 2016 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए 2025 तक, तो उनमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। जो भी 1 नंबर वाले प्रश्न हैं उनकी हम बात कर लेंगे और डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो पहला जो प्रश्न था 2016 के पेपर में, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ये सवाल जो है ना, ये कई बार आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट होता है, तो इसे याद कर लेना। दिवा स्वप्न जो पुस्तक है वो उसके लेखक हैं गिजुभाई बघेला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें ना स्थान निश्चित होता है, ना समय निश्चित होता है, स्वतंत्र रूप से होती है। तो ऐसी शिक्षा जो होगी वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। तो इसमें उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जिसमें स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है और वो स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जो आप स्कूल में लेते हैं या यूनिवर्सिटी में लेते हैं वो औपचारिक शिक्षा है, लेकिन आप घर में बैठकर अपने परिवार वालों से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा है जो जिंदगी भर चलती है। और औपचारिक शिक्षा का एक टाइम भी निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो ध्यान रखना कि जो हिंदी है इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा यहाँ पे नहीं कह रहा है, राजभाषा कह रहा है। तो हिंदी जो है वो राजभाषा को उसे दर्जा दिया गया संविधान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन था। तो ये जॉन डीबी ने कहा था। जॉन डीबी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। कहा था कि 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के, पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा पाठ्यक्रम। जबकि रॉस और एडम्स जो थे इन्होंने शिक्षा को 2 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। तो याद रखना त्रिमुखी आ जाएगा या ध्रुवीय आ जाएगा। तो दोनों में ही किसका हो जाएगा, जॉन डीबी का हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ध्रुव बताया जाए क्योंकि शिक्षा को 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया, तो एडम्स और रॉस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो गलत है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। और अंतर्निहित शक्तियों को हम क्या कह सकते हैं, जन्मजात शक्तियां भी कह सकते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो दूरवर्ती जो शिक्षा होती है इसे हम लोग पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। यानी कि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी आप मेरे माध्यम से जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये कैसी शिक्षा है, ये दूरवर्ती शिक्षा है कि दूर बैठकर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कैसी शिक्षा हो जाएगी, पत्राचार शिक्षा भी कहलाएगी, दूरस्थ शिक्षा भी कहलाएगी और स्वतंत्र अध्ययन भी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं। तो देखिए, शिक्षण के 3 ही केंद्र बिंदु होते हैं। वो कौन से होते हैं, पहला अध्यापक होगा, दूसरा बालक होगा और तीसरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो 3 केंद्र बिंदु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती। तो देखिए, टीचिंग को सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावशाली कौन सी चीज बना सकती है, तो विज्ञान नहीं बनाती। विज्ञान अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपको बोरिंग भी कर सकती है। चित्रकला भी नहीं बना सकती। शिक्षण में प्रयुक्त जो युक्तियां होती हैं, जो विधियां होती हैं, वो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। ठीक है, आप कौन सी मेथड का यूज करते हैं पढ़ाते टाइम पे, तो वो चीजें जो होती हैं वो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये फ्रॉवेल ने कहा था। ये चीज़ याद रखना कि जन्मजात शक्तियाँ अगर लिखकर आ रहा है तो वो फ्रॉवेल का हो जाएगा। कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक क्या करता है, अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये फ्रॉवेल का कहना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई। तो मारिया मॉन्टेसरी 1939 में भारत आई थी। ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई, तो 1939 में भारत आई थी मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जनसंख्या शिक्षा में। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टीचरों की। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है। यानी कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या होती है, चैलेंज क्या है। तो पहला कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, जो टीचर्स हैं उन्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली। दूसरा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है आपका सिलेबस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरा शासकीय उदासीनता, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। तो तीनों ही चीज़ें इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। कि पाठ योजना जब हम बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसकी जो निर्माण करना क्यों इतना ज़रूरी है। पहला, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु। तो ये तो नहीं हो जाएगा कि आप खाली मोटिवेट करने के लिए आप पाठ योजना बना रहे हैं। दूसरा, छात्र को भटकने से बचाने हेतु। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। फिर तीसरा है कि शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। फोर्थ है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हम क्या करते हैं इसमें पार्ट जो लेसन प्लान है वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम टीचिंग को थोड़ा सा प्लानिंग के तरीके से पढ़ा सकें। कि बच्चों को क्या करेंगे, पूर्व विज्ञान के बारे में पहले पता करेंगे कितना पहले से पता है, फिर उसे हम हिंट देंगे कि हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, ऐसे करके। तो हम प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम शिक्षण को थोड़ा योजनाबद्ध कर सकें। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। तो परिवार से बालक क्या क्या सीखते हैं। तो पहला, जीवन व्यवहार की शिक्षा भी सीखते हैं, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा भी सीखते हैं। तीसरा, जीविकोपार्जन की शिक्षा भी सीखते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर
हो जाएगा। तीनों चीज़ें सीखते हैं बच्चे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है। तो अगर हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा की तो ये आदर्शवाद पर आधारित है। ठीक है, इसमें हम टीचर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो वो शिक्षा जो है वो वैदिक कालीन शिक्षा है। और इसमें ये किस पर आधारित है, तो ये आदर्शवाद जो है उस जीवन दर्शन पर ये आधारित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। ये चीज़ याद रखना कि किस में विश्वास था टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास रखते थे। फ्रॉवेल की किन्हीं दो रचनाओं को आपको नाम लिखने हैं। तो दो रचनाएं कौन कौन सी थी फ्रॉवेल की। पहला एजुकेशन ऑफ मैन जो 1826 में इन्होंने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। दूसरा मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स। ठीक है, तो दो रचनाएं लिखी थी, और भी आपको रचनाएं काफ़ी देखने को मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे। तो दो याद रख लेना यहाँ से, एजुकेशन ऑफ मैन और मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, दो रचनाएं यहाँ पर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखनी थी। तो जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या शिक्षा में क्या करते हैं, एक शैक्षिक कार्यक्रम है, शिक्षा से रिलेटेड एक कार्यक्रम है जिसमें हम परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की जो जनसंख्या है उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे, कितने नहीं पढ़े लिखे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं की हम बात करेंगे, बाकी तो आप डेफिनेशन वाले या बना के लिखने वाले आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे, इनकी फिक्स आंसर रहेंगे। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, देकार्टे, हीगल, फ्रॉवेल, ये सारे किसके प्रवर्तक हैं, तो ये आदर्शवाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम आपको पूछा गया था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, यानी कि उस टाइम की कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। फिर है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। तो 22 दिसंबर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। बाद में यह शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो कब स्थापना की थी, तो 22 दिसंबर 1901 को। कहाँ की, तो पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थापना की थी, जिसे बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो 29 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था। तो प्लेटो की एक संस्था थी जिसका नाम था प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक एंड एकेडमी। ठीक है, ये प्लेटो की संस्था का नाम था जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। ठीक है, तो प्लेटो ने एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक एंड एकेडमी, जो यूरोपीय महाद्वीप यानी कि जो यूरोप का महाद्वीप है उसमें उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी ये। अब हम बात करेंगे 2017 के पेपर की, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो पेपर रहा 17 में। पहला क्वेश्चन था कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में रहता है, शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में। तो देखिए आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्यों में है। ठीक है, उनका उद्देश्य फिक्स रहता है, तो उद्देश्यों के हिसाब से वो काम करते हैं। तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्य में है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी। तो राम मूर्ति समिति जो है वो क्यों बनाई गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसकी समीक्षा करने हेतु राम मूर्ति समिति 1990 में बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए बनाई थी हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी, तो उच्च शिक्षा से संबंधित थी, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए राधाकृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है उनकी अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग बना था और इसने संस्तुतियां प्रस्तुत की थी उच्च शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है कि बुद्ध का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो सीधे सी नाम याद रखना कि 19 जुलाई 1854 को बुद्ध का जो आज्ञा पत्र था वो प्रकाशित हुआ था। तो जो चार्ल्स बुर्ड थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे और इन्हीं की अध्यक्षता में बुर्ड का घोषणा पत्र आया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो बोर्ड का आज्ञा पत्र था इसे हम लोग शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते थे, अंग्रेजी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया। तो निष्पंदन का जो सिद्धांत था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकाले ने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने। इन्होंने कहा था कि जो उच्च वर्ग है उसे हम शिक्षित कर देते हैं, उन्हें शिक्षा दे देंगे। ठीक है, जो अच्छे तबके के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, धीरे धीरे उनसे शिक्षा जो है वो छन छन कर नीचे वर्ग के जो लोग हैं उन्हें भी पहुंच जाएगी। तो ये मैकाले का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1935 में, 1833 में, 1831 में, 1854 में। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1835 में प्रस्तुत किया था, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर 1935 लिखा है, इसे 1835 समझिएगा। ठीक है, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था।
तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? अभी हमने लास्ट वीडियो डाली थी मैराथन की, रैपिड फायर क्लास की, तो आपने पढ़ा होगा कि जो उपनयन संस्कार है वो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार को माना जाता है, जिसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य जो बच्चे होते हैं उनका 12 वर्ष की आयु में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। तो ये तो हमने सीडीपी में भी पढ़ा है, अगर यूपी टेट की क्लासेस देख रहे होंगे तो उसमें भी हमने पढ़ा है ये चीज़ कि जो बाल्यावस्था होता है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। बहुत बार ये डेफिनेशन आती है, बहुत बार ये कथन पूछा जाता है ये किसका है, तो ये अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है शिक्षा, या शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो ये अरस्तु का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो सर्वांगीण विकास जो होता है बच्चे का वो ही शिक्षा का उद्देश्य होता है, और सर्वांगीण में शारीरिक, मानसिक, सांवेदिक सब तरीके के विकास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है, यह कथन किसका था, तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कहना था जॉन लॉक का। चारों ऑप्शन में जॉन लॉक नहीं है, तो जॉन लॉक इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मकतब छोटे बच्चों के लिए होते थे, मदरसे बड़े बच्चों के लिए होते थे, तो छोटे में अरबी और बड़े में फारसी, यानी कि मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम था वो फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी, वेदों से संबंधित थी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, वैदिक कालीन नाम ही पड़ा है इसी के ऊपर, तो वेदों से ये संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो जो किंडरगार्टन प्रणाली थी इसके जन्मदाता थे फ्रॉवेल, तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष ने। श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो अरविंद घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। कब की थी, तो 1928 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा था, तो ये फ्रॉवेल का कहना था। फ्रॉवेल ने ही क्या कहा था, ये जर्मन शिक्षाविद थे फ्रॉवेल, इन्होंने तो फ्रॉवेल जो थे इन्होंने कहा था पाठशाला को बाग, बच्चे को पौधा कहा था, शिशु को, और शिक्षक को माली कहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसने कहा था, तो फ्रॉवेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता, तो प्रयोजनवाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में विश्वास रखता है, यानी कि जो चीज़ें चल रही हैं उस पर विश्वास रखता है, लेकिन जो पहले की रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं, अंधविश्वास होते, परंपराएं होते हैं, उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो ये सुकरात है। प्रश्नावली विधि कह दे या प्रश्न शिक्षण विधि कह दे, तो इसके जो जनक थे वो सुकरात को माना जाता है, यानी सुकराती विधि भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में सीधा ना पूछे आपसे प्रकृतिवाद के बारे में, सीधा भौतिकवाद लिख दे, तो याद रखना प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है, ये आत्मा, मन, ये सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, भगवान में ये विश्वास नहीं रखते, ये जो सामने की चीज़ें जो इन्हें दिखती हैं उसी पर ये विश्वास रखते हैं। फिर है कि फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन कब स्टार्ट किया था, तो फ्रॉवेल ने 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया था। 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बालोद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को के लिए जीवित रहना चाहिए, यानी कि जो किंडरगार्टन जो था स्टार्ट कब किया, 1839 में उन्होंने स्टार्ट किया था, एक विद्यालय खोला था जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला था, तो कलकत्ता जो मदरसा था वो सन 1781 में पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इनकी अध्यक्षता में कोलकाता में खोला था। ठीक है, ये पहला मदरसा था जो 1781 में खोला था। किसने खोला था, तो गवर्नर जनरल थे उस समय के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इनके सामने ये खोला था। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस संस्कृत विद्यालय कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बनारस संस्कृत विद्यालय की अगर हम बात करें तो सन 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1791 में जोनाथन डंकन जो थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ताकि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया, तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, तो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र जो है मैकाले ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट था कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की, तो 1854 में घोषणा पत्र आया था, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी जो शिक्षा नीति थी वो घोषित कर दी थी। फिर नेक्स्ट है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया, तो देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा जो है दोनों जिसमें होती हैं वो निरौपचारिक शिक्षा आ जाएगी। ठीक है, और इसमें किसी भी आयु वर्ग का दबाव नहीं डाला गया, मतलब कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता था।
ये 2019 का है, वर्तमान भारतीय समाज का। इसमें जो पहला प्रश्न आया कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, ये विचार किसका था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार था कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये चीज़ कही थी। नेक्स्ट है कि गिजुभाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक है। तो गिजुभाई बघेला ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, लेकिन इसमें से जो पुस्तक है वो है इनकी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, याद रखना इनका नाम कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा पुस्तक किसने लिखी है? तो गिजुभाई बघेला ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला को बाग, शिक्षक को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? तो ये कहा था फ्रॉवेल ने। तो फ्रॉवेल का ये कथन याद रखना कि कई बार पूछा जाता है, लास्ट पेपर में भी पूछा गया था 16 वाले में। तो याद रखना कि फ्रॉवेल ने पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा और शिक्षक को माली कहा था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर अमल करके राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है कि जैसे कि राष्ट्रीय गीत होता है या राष्ट्रीय गान होता है तो सीधे खड़े होना, उसे बोलना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कैसे भी खड़े हो जाए, बैठ जाए। तो बच्चा आपको देखेगा तभी वो क्या करेगा? राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करेगा अपने अंदर, आपको देखकर, जैसे आप अमल करेंगे, मतलब आपको देखकर अमल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये बात की गई थी अनुच्छेद 45 में, या कि डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद जो 45 था उसमें इसकी बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में किस चीज़ की आवश्यकता है? तो सबसे ज़रूरी था इनके हिसाब से हस्तकला। हस्तकला का जो विषय है वो होना चाहिए, तभी बच्चे की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में हस्तकला विषय की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो शिक्षा में जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है वो अनुभव से केंद्रित होती है, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर केंद्रित होती है। तो जो डी ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? बहुत आसान है, मैकाले ने दिया। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, तो कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। ये किसका विचार था? ये फ्रॉवेल का विचार था कि सीखने में स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक होती है, ये फ्रॉवेल ने कहा था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। ठीक है, और नालंदा कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था आपका कोठारी आयोग ने। ठीक है, जो कोठारी आयोग थे, DS कोठारी, इन्होंने ये दिया था कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक। तो जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है वो किसकी है? जॉन डीवी की है। बुनियादी शिक्षा का जनक किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी को मानते हैं। NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो ये दिल्ली से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जो NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो कार्य होते हैं वो नई दिल्ली में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम का सरपंच होता है या ग्राम प्रधान होता है। बहुतकालीन शिक्षा के उद्देश्य, तो उद्देश्य सेम ही होंगे सभी के, आप लिख देंगे। फिर है बुनियादी शिक्षा का अर्थ हो गया, छात्रों से मूल्य में। ये भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के सतह के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। अब आया 2020 का पेपर आपका वर्तमान भारतीय समाज का। इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये विचार किसने दिया था? तो ये विचार था स्वामी विवेकानंद का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी का भी याद रखना, इन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोच्च विकास से है, यानी कि जिसमें आत्मा आ जाए समझो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन था? तो जनसंख्या शिक्षा का जो मूल सहयोगी संगठन था वो था आपका यूनेस्को, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न के लेखक कौन थे? तो गिजुभाई बघेला थे, इन्होंने लिखी थी दिवा स्वप्न। नेक्स्ट है कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, यानी कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसका माध्यम थी पाली भाषा, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदालिर आयोग किससे संबंधित था। बहुत आसान है, मुदालियर जो आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, एमएम से याद रखना। नेक्स्ट है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, ये किसने कहा था, तो ये रूसो का कहना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किससे माना जाता है, तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, इनका जो आज्ञा पत्र है तो उसकी वजह से आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है, तो किंडरगार्टन से अभिप्राय होता है बाल उद्यान। ठीक है, बाल उद्यान को किंडरगार्टन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि गिजुभाई बघेला शिक्षा को मानते थे, तो ये बाल केंद्रित मानते थे, बच्चों के हिसाब से सारी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए, तो ये बाल केंद्रित मानते थे शिक्षा को। फिर नेक्स्ट है कि महिला समाख्या योजना कब लागू हुई थी, तो महिला समाख्या योजना है जो 1989 में लागू हुई थी। ठीक है, और ये किसके लिए लागू हुई थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट है कि मूल्य वह हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सकें, ये किसने कहा था, तो ये कहा था अर्बन ने, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और इन्होंने कहा था कि मूल वह है जो मानव क्रियाओं की तुष्टि कर सके। नेक्स्ट है कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन सा होगा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। आप सभी को पता है सौर ऊर्जा जो है वो सबसे स्वच्छ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, ये आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद जो है 21 का सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, आत्मानुभूति, यानी कि खुद को संतुष्टि मिलनी चाहिए, तो वही है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रगतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, तो प्रगतिवाद बात करता है कि बच्चे को मुक्त छोड़ दो, यानी कि मुक्त्यात्मक, ठीक है, जो अनुशासन है उसकी बात करता है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, वो अपने आप जो उसे बनना होगा वो बन जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 केंद्र कौन से हो जाएंगे, तो काशी हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। उपनयन संस्कार क्या होता है, वैदिक काल में जब बच्चा ज्ञान हासिल करने के लिए योग हो जाता है तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, उसके बाद फिर उसे गुरु के समीप जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करता है गुरुकुल में। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। प्लेटो की एक रचना बतानी है, तो द रिपब्लिक इन्होंने लिखी, द स्टेट्समैन इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो कई सारी हैं इनकी, आप याद कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट द रिपब्लिक याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है, तो भारत में अध्यापक शिक्षा के जो मानक होते हैं वो एनसीटीई तय करती है। ठीक है, एनसीटीई जो संस्था है वो तय करती है। फिर है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं, तो ड्रॉप आउट बालक किन्हें कहते हैं, तो ऐसे बालक जो ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं, जो नामांकन करवाकर 1-2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं, यानी कि आज एडमिशन ले लिया और 1-2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए फ्री है, अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कक्षा 1 में एडमिशन लिया, 2 तक पढ़े, उसका क्लास छोड़ दी उन्होंने, स्कूल जाने ही बंद कर दिया, तो वो बच्चे ड्रॉप आउट कहलाते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखने थे आपको, तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, तो बहुत सारे आंदोलन हैं इनके। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखने थे, तो निष्पक्षता, सम्मान, ईमानदारी, बड़ों की आज्ञा मानना, ये सारे क्या हुए, नैतिक मूल्य हो जाएंगे। नेक्स्ट पेपर है 2022 का, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था, कई बार पढ़ चुके, पहले भी आया था, जॉन डीवी ने कहा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्नोत्तर विधि किसने कही है, सुकरात ने दी है, ये इसके जनक है, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, तो शिक्षण में जो युक्तियाँ हैं उन्हें प्रयुक्त करके, अच्छी अच्छी युक्तियाँ प्रयुक्त करेंगे तो शिक्षण को आप रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 22 मार्च को मनाते हैं। फिर है कि शिक्षक को पाठशाला को एक बाग, शिक्षक को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है, तो ये आप सभी पढ़ चुके हैं कई बार, फ्रॉवेल ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि दिवा स्वप्न किसने लिखी, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये गिजुभाई बघेला ने लिखी थी। और घर पर दी जाने वाली शिक्षा कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, किसने कहा था, रूसो ने कहा। रूसो एक प्रकृतिवादी थे, तो इन्होंने प्रकृति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, तो जो भी चीज़ लगे प्रकृति से संबंधित है, समझो उसका आंसर रूसो हो जाएगा। फिर है कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है, तो ये प्रयोजनवाद जो है उसकी प्रमुख विधि मानी जाती है, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी कि किस दर्शन पर आधारित है, तो मूल प्रवृत्ति जो है वो प्रकृतिवाद पर आधारित है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति क्या है, सिद्धांत प्रकृतिवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, तो जो मूल्य होते हैं वो हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो मकतब जो शब्द होता है
वो हमारी जो प्राथमिक स्तर की होती है, जो प्राइमरी लेवल होता है, उसकी शिक्षा से संबंधित होता है। यानी कि छोटे बच्चों को मकतब में पढ़ाई करवाते हैं और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मदरसों में पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो 13 क्वेश्चन है, मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, तो उसमें तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्यों में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आदर्श वाक्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो किसका आदर्श वाक्य हो जाएगा, तो आदर्शवाद जो दर्शन है उसका ये आधार वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं। तो वैश्विक तापमान क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारी जो पृथ्वी है इसका जो औसत तापमान बढ़ता है उसी को हम लोग वैश्विक तापमान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशा है बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। यानी कि सभी को शिक्षा प्रोवाइड करना ही क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है कि किसी भी भेदभाव के बिना हम सभी को शिक्षा ग्रहण कराएं, प्रदान करें, तो वही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। फिर है कि शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा, समाज हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, राज्य एवं जनसंचार के साधन हो जाएंगे। फिर है कि जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखने, तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन वगैरह ये सब आप लिख सकते हैं, इंटरनेट वगैरह। फिर है कि प्रदूषण का अर्थ लिखना है, तो अवांछनीय परिवर्तन जो होते हैं पर्यावरण में वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब ये 2023 का पेपर है, इसमें जो पहला प्रश्न आया बहुविकल्पी में वो था कि एमिल पुस्तक के लेखक हैं। तो एमिल पुस्तक किसने लिखी है, तो रूसो ने लिखी है, रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थे, तो प्लेटो आदर्शवादी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, महात्मा गांधी भी कुछ चीज़ें बोल चुके हैं आदर्शवादी वाली। मारिया मांटेसरी जो थी वो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थी। ठीक है, तो आदर्शवादी में प्लेटो, सुकरात, डेकार्ते, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये सब आ जाते हैं। फिर है कि शिक्षा विकास है और एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये किसने कहा था, तो जॉन डीबी ने कहा था कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, ये कहना था जॉन डीबी का। नेक्स्ट है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्य संस्कार किस एज में होता था, मतलब किस में होता था, किस धर्म में, तो बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसमें होता था प्रवज्य संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार किस में होता था, तो वो हिंदुओं में होता था, यानी कि जो वैदिक युग था उसमें चल रहा था। लेकिन प्रवज्य संस्कार किस में होता था, बौद्धकालीन जो शिक्षा थी इसमें प्रवज्य संस्कार होता था। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, यानी कि इतिहास भी पढ़ाया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में, नीति शास्त्र को भी पढ़ाया जाता था और अर्थशास्त्र को भी पढ़ाया जाता था। लेकिन भूगर्भ शास्त्र जो है, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 23 अक्टूबर 1937 को, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन से थे, तो उच्च शिक्षा का कहा गया है तो ये हो जाएंगे आपके मदरसे। प्राथमिक शिक्षा जो है वो मकतब में दी जाती थी और जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसे में दी जाती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरसा। नेक्स्ट कि बाल देवो भवा यह किस शैक्षिक विचारधारा किसकी थी, तो यह शैक्षिक जो विचारधारा थी वो गिजुभाई बघेलकर ने दी थी। ठीक है, बाल देवो भवा जो लाइन है वो किसने दी है, गिजुभाई बघेलकर ने दी है। उनके अनुसार क्या था कि वो बालक को देवता मानते थे और मानते थे कि बालक की आत्मा जो है वो स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग धर्म कहा जाता है, तो युग धर्म किसे कहा जाता है, परिवर्तन मान्य मूल्यों को या शाश्वत मूल्यों को, तो युग धर्म कहा जाता था आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, परिवर्तन मान्य मूल्यों को भी कहा जाता है और शाश्वत मूल्यों को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, कई बार आ चुका है, गिजुभाई बघेलकर इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजराती भाषा के लेखक थे और महान शिक्षा शास्त्री थे। नेक्स्ट है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, तो राजभाषा की बात हो रही है तो हिंदी हो जाएगा इसका सही आंसर।
संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, तो दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं और स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शिक्षा एक दूर ध्रुवी प्रक्रिया, ये किसने कहा था, मैंने कई बार बताया कि एडम्स और रॉस का ये कहना था, तो यहाँ पर एडम्स का नाम लिखा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था, ये किसने कहा था, बहुत फेमस लाइन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, कि लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैदिककालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ, यानी कि गुरु के समीप जाना। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम पूछा है, तो इनकी द्वारा स्थापित जो संस्था है ये भी 2 बार पूछी जा चुकी है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक एंड एकेडमी, ठीक है, ये इनका नाम था जो संस्था थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने इसे नई तालीम और बढ़ता शिक्षा योजना के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, मतलब इस शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा को 2 नाम और है, नई तालीम भी इसे कहते हैं और बढ़ता शिक्षा योजना के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है ये 2025 का है, यानी कि जिस साल भी पेपर हुआ वो सारे पेपर हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है इसमें कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित थी, तो उस शिक्षा से संबंधित थी, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वैदिककालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है, तो वैदिककालीन जो शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दर्शन शास्त्र अत्यंत ही कैसी चीज़ है, नवीन है, प्राचीन है, आधुनिक है, ये उपयुक्त सभी, तो आप सभी को पता है कि दर्शन शास्त्र जो है वो बहुत ही पुराना है, यानी कि प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसने दी है, तो गिजुभाई बघेला ने दी है, दिवा स्वप्न भी इन्हीं की थी और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा भी इन्हीं की थी, दोनों में एक जरूर आती है हर एग्जाम में। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान की किस धारा में, तो धारा 45 हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 है, जबकि मौलिक अधिकारों में कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 21 का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल्यों का विकास का संबंध किस पक्ष में होता है, तो मूल्यों के विकास का जो संबंध होता है वो भावात्मक में आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्यों के मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो मनुष्य के मूल्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार को, कि परिवार जो है उस पर ही डिपेंड करते हैं कि बच्चे के मूल्य कैसे होंगे, वैल्यूज़ कैसी होंगी। नेक्स्ट है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या होता है, तो मदरसों की बात हो रही है, यानी कि उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो इसमें फारसी हो जाएगा, ठीक है, और जो निचले बच्चे थे मतलब कि प्राइमरी लेवल पर अरबी होता था, इसमें उपयुक्त सभी दिया है, लेकिन आपको याद रखना फारसी होता है। नेक्स्ट है कि निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने दिया, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है, तो प्रकृतिवाद की बात हो रही है, तो इनका जो योगदान है वो शिक्षण विधि में हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आदर्शवाद होता तो उद्देश्य में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा कैसे हो जाएगी, तो वो अनुभव केंद्रित हो जाएगी, यानी कि एक्सपीरियंस पर डिपेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है, मतलब कि थोड़ी डेफिनेशन इधर उधर रहती है, लेकिन याद रखना मैंने आपको बताया था कि जिसमें आत्मा आ जाए समझो महात्मा गांधी की है, तो महात्मा गांधी की हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला जो सेमिनार था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। कब किया गया, 1969 में किया गया, उस समय बम्बई कहते थे, तो बम्बई में किया गया था। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन किसकी पुस्तक है, तो जॉन डेबी की है, कई बार ये पूछी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट है शिक्षा क्या है, ये तो आप कर लेंगे। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, ये किसने कहा था, तो ये जो प्रकृतिवादी थे इन्होंने कहा था, जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे इन्होंने कहा था कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, ठीक है, बच्चा अपने आप जो बनना होगा वो बन लेगा, आप लोग पीछे खड़े रहो। फिर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 1986 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी, तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी 14 अगस्त 1987 को, ठीक है, तो 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम पढ़ चुके हैं, किसे कहा गया है, तो वुड डिस्पैच जो है या वुड का घोषणा पत्र जो है उसे हम लोग शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कब पारित हुआ था, वुड का आज्ञा पत्र कब आया था, 19 जुलाई 1854 को आया था। फिर नेक्स्ट था कि संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है, तो संकुचित रूप में जो भी विद्यालय में या महाविद्यालय में आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो संकुचित रूप है शिक्षा का, और जो जीवन पर्यंत चलती है वो कैसा हो जाएगा, तो वो ब्रॉड रूप हो जाएगा, यानी कि ब्रॉड एरिया में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्ति का आशय क्या है, तो इसका आशय यह है कि धरती ही परिवार है, ठीक है, तो ये कहाँ पे आपके संसद जो है वहाँ पर भी लिखा हुआ है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप जाना, ये हो जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ग्राम प्रधान या ग्राम सरपंच जो होते हैं वो हो जाएंगे ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नाम याद रखना। प्रयोजनवाद जो दर्शन शास्त्र था, इसे हम लोग क्रियावाद भी कह देते हैं, व्यवहारवाद भी कह देते हैं, अनुभववाद भी कह देते हैं। और आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो इनके अनुसार जो आध्यात्मिक जगत है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार। फिर है कि प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता होती है मनुष्य की, ठीक है। नेक्स्ट है कि आदर्शवाद शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद विधि, यानी कि 3 ही विधि सबसे ज़्यादा यूज होती थी आदर्शवाद में। तो इसी के साथ जितने भी पेपर थे 2025 तक मैंने सारे सॉल्व करा दिए। अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लेना, कई क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होते हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। एक बार वीडियो देख लेंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस भी रह सकते हैं, सिलेबस से नहीं भी रहेंगे तो बस भैया ये कथन वगैरह दे सकता है किसी का और वो थोड़ा टफ करने की कोशिश करेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है, बहुत आसान रहता है पेपर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।